हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज यूनिट 4 के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का रिवीजन है आप लोग का। बायो सेवर्ट लॉ से रिलेटेड 5 मार्क्स की जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं उनमें आज हम लोग करने वाले हैं फिनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की व्यंजक क्या होगी। मैं पहले इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, आज का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग वायर। एक आपके पास सीधी धारावाही चालक तार है जिसकी लंबाई परिमित है, यानी फिनाइट है, फिनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर है, और उसी के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने लिखा यहाँ पे, कंसीडर अ स्टेट वायर एक्स वाई कैरिंग करंट आई, जिससे करंट आई पास हो रहा है। लेट पी बी अ पॉइंट एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। वायर से ए सेपरेशन पे आप देख रहे होंगे, ए सेपरेशन पर पी एक परपेंडिकुलर, यहाँ से 90 डिग्री पर पी एक पॉइंट ले लिया। लेट द कंडक्टर बी मेड ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट, करंट एलिमेंट, और इस वायर पे एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल कंसीडर कर लिए। कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट आईडीएल ऑफ द वायर एट ओ, और उस बिंदु ओ पर ऐसा कंसीडर किया। हेयर आर वेक्टर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। लेट सी ओ इक्वल टू एल। अब जितने सारी बात बताएगी उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपका एक्स वाई एक फिनाइट करंट कैरिंग वायर है, और इस वायर से ए डिस्टेंस पर पी एक पॉइंट कंसीडर किया जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड एक डीएल लेंथ का करंट एलिमेंट कट करा है। उस डीएल का ओरिजिन या केंद्र कह दीजिए ओ माना, और इस केंद्र से इसकी सेपरेशन पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है। फिर इसको मैंने डॉट डॉट से यहाँ मिलाया, इनको इसमें मिलाया, तो ये वाला जो डॉट डॉट में इनको मिलाया ये बना रहा है φ1 एंगल, एंड इसको माना φ2 एंगल। लेकिन ये जो पहले वाला है यहाँ पे, ये वाला डीएल के ओरिजिन से जो ओ को मिलाया वो बना रहा है थीटा एंगल। कितना बना रहा है? थीटा एंगल। आपको दिख रहा होगा फिगर में, ठीक है दोस्त। और सी से ओ की सेपरेशन एल। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ कितना डिग्री कोण बना है? 90 डिग्री का कोण, और ये हो गया आपको आइडियल करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अगर आपको थीटा चाहिए तो आप ये 90 डिग्री में से इस फाई को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करने से आपको ये थीटा पता चल जाएगा। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ साइन से मल्टीपल कर दीजिए। तो साइन 90 माइनस फाई
क्या होता है आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री कॉस फाई। तो यहाँ से आपको साइन थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस फाई के बराबर। तो ये आपको याद रखना है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई इस एप्लीकेशन में होता है। एंड कॉस फाई इक्वल टू आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लेंगे। तो इसका बेस देखिए, इसका बेस है ये ए, तो ए अपॉन और हाइपोटेन्यूस क्या है ये, उसको रख दीजिए आर, और आपको चाहिए यही आर, तो आर इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई। तो आर की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गया आसानी से। एंड अगर आपको यहाँ से टेन थीटा चाहिए तो टेन थीटा परपेंडिकुलर, अर्थात परपेंडिकुलर कौन है, एल अपॉन बेस, तो बेस हो गया ए इक्वल टू टेन फाई। एंड क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो एल की वैल्यू आ जाएगी आपको ए टेन फाई। अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू फाई, फाई के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा डी एल बाई डी फाई, और इसमें लगा दीजिए डी बाई डी फाई। तो ए तो कांस्टेंट टर्म ए ही रह जाएंगे, और टेन फाई का हो जाएगा डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर फाई, और डी थीटा को यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यहाँ डी फाई आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली डी एल की वैल्यू कितना आ जाएंगे, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। दोस्तों आपको जब भी एग्जाम में फिनाइट वायर करंट कैरिंग वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पोजीशन में मांगी जाती है, पी पॉइंट पर, तो आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा कॉस फाई के इक्वल हो गया, एंड आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस फाई आया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, कांस्टेंट करने के लिए। एंड डी एल जो चेंज होता है उसको कांस्टेंट करने के लिए इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। जब आप इतना कर लेते हो एग्जाम में तो इसको सिद्ध करना अब बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, साइन थीटा कॉस फाई बराबर एंड आर की वैल्यू ए अपॉन कॉस फाई, और डी एल की वैल्यू ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। जब इतना आप कर लोगे तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, अब बायो सेवर्ट की लॉ से आपको पता है फार्मूला कि डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये तो ऑब्वियसली सभी बच्चे को पता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डी एल की वैल्यू तो अभी आपको पता चला था कि ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, तो डी एल की वैल्यू पुट कर दिया, और साइन थीटा का वैल्यू आपको पता चल गया है कॉस फाई अपॉन आर की वैल्यू अभी आपने ज्ञात किया था ए अपॉन कॉस फाई, इनका कहता है स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर करिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। अब आप ध्यान से देखिए तो क्या ये 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई है, ये ए स्क्वायर मल्टीपल 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई है। तो इसी को तो आप लिख सकते हो, इसको यहाँ से कैंसिल करोगे तो ऐसे नहीं लिख सकते 1 बाई कॉस स्क्वायर फाई को सेक स्क्वायर फाई, तो ये सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया। तो आपको बचा कितना, आपको बचा डी वी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए, क्योंकि एक ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, एक ये ए एक ये ए, तो आपका होगा कॉस फाई इंटू डी फाई।
अब आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन निकल के आएंगे b, एंड इसमें इंटीग्रेशन लगेंगे। तो आप ये फिनाइट वायर में देखे थे कि नीचे आपको फाउंडेशन क्लास में बताया गया था, नीचे माइनस में φ1 एंड ऊपर प्लस में φ2 एंगल, ये वाला। तो आपको इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, माइनस φ1 से, यानी यहाँ से शुरू करना है एंड यहाँ तक। तो माइनस φ1 से प्लस φ2 तक। तो माइनस φ1 से नीचे है इसीलिए माइनस φ1, ऊपर है इसीलिए ऊपर के एंगल थे φ2 माना था। तो माइनस φ1 से φ2 तक इंटीग्रेशन करिए। अब ध्यान दीजिए μ0I/4πa ये सब कांस्टेंट है, इसीलिए इंटीग्रेशन से किधर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। और जब ये बाहर आ जाएंगे तो बाहर लेने के बाद आपको हो जाएगा μ0I/4πa, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, माइनस φ1 से प्लस φ2 cos फाई इंटू डी फाई। अब सभी बच्चे जानते होंगे cos फाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन फाई, μ0I/4πa इंटू माइनस साइन फाई, माइनस φ1 से प्लस φ2 तक। अब आप क्या करो, पहले रखो अपर लिमिट को, तो हो जाएगा माइनस साइन φ2, और ये माइनस φ1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन φ1। तो उसको आप क्या करोगे, मैथमेटिकली अरेंज करोगे, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएंगे, फाइनल आंसर आएंगे आपको μ0I/4πa इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये हो गया प्रूफ। इसी पे डिपेंड इससे पहले हमने आपको न्यूमेरिकल कराया था। अगर ऐसा कहा जाता है स्पेशल केस में कि व्हेन अ कंडक्टर XY इन्फिनाइट है, तो मैंने आपको कहा था कि φ1 की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएंगे एंड φ2 की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये 1 1 1 2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा μ0/2π इंटू I/a। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना आप कि अगर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड होती है कभी कभी कि व्हेन द कंडक्टर XY इज सेमी इन्फिनाइट, तो आपको φ1 की वैल्यू 90 डिग्री हो जाते हैं एंड φ2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर आते हैं। और उस स्थिति में आपको B की वैल्यू आती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी इन्फिनाइट वायर μ0I/4πa। तो ये दोनों जो केस है, ये है फिनाइट वायर का दो केस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फिनाइट वायर जो हम लोग निकाले हैं, वो कितना निकाले आपको याद होगा, μ0I/4πa इंटू साइन φ1 अजोर साइन φ2। और यहीं से आपको दो केस बना, अगर वायर इन्फिनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होगा, अगर वायर सेमी इन्फिनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर μ0I/4πa होगा। तो आई होप आप सभी बच्चे ये 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब हम बायोसेवर्ट के एक और जो एप्लीकेशन है जो आपके टेस्ट एग्जाम में पूछी गई थी कि एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है और उस वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने पूछा गया था, उसको भी सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले मैं वो जो भी मैंने समझाया था आप सभी बच्चों को कि सीधी
धारावाही परिमित वायर के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की व्यंजक, वो व्यंजक हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख लें, जैसे वहाँ समझा था सेम यहाँ भी है, बस थोड़ा सा इसमें जो लैंग्वेज यूज है, जैसे माना कि एक सीधी तार ए बी है, वहाँ एक्स वाई था, यहाँ ए बी माना है, एंड वैसे आई करंट पास हो रही है, वायर से ए दूरी पर पी पॉइंट लिया जहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। फिगर आप देख लो, सेम फिगर है, एंड वहाँ पे जैसे जैसे मैंने आर की वैल्यू एंड डी एल की वैल्यू साइन थीटा को कॉस फाई के बराबर किया था, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ से, बायो-सेवर्ट लॉ में आप सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। पुट करने के बाद आप फाइनली कहाँ आ जाओगे, आप फाइनली जब वैल्यू पुट करोगे, जैसे डी एल की वैल्यू आपको पता है ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, साइन थीटा की वैल्यू कॉस फाई अपॉन आर की वैल्यू ए बाय कॉस फाई, सब कुछ मैंने पुट किया है, अभी तो बताया था। वही सब कुछ का वर्ग करके कैंसिल वैंसिल करिए तो आपको डी वी का फाइनल कितना रिजल्ट आ जाएंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई। आई होप आप यहाँ तक किए। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि अब आपको होल वो जो परिमित फिनाइट करंट कैरिंग वायर है उसके कारण पी पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे बोथ साइड, और डी बी का इंटीग्रेशन बी निकल के आएगा, कांस्टेंट हो गया म्यू नॉट आई 4 पाई ए, इसको बाहर ले लीजिए तो कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस साइन फाई, क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई। एक मिनट रुकिए, नहीं साइन फाई ही होता है, तो साइन फाई रखिए और वैल्यू को पुट करिए तो माइनस होता है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, जिसे आप लिख सकते हो साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, तो यहाँ तक आप प्रूफ कर लिए होंगे। अब इसके बाद ये क्वेश्चन 2015 में पूछी गई थी, तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके टेस्ट में भी पूछा गया था। कहा जा रहा है धारावाही वृत्ताकार रिंग या लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने। तो ये आपका है एक धारावाही सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, इससे पहले इनके केंद्र पे निकाले थे, आज इनके एक्सिस पे पूछा जा रहा है। तो इनके केंद्र से x दूरी पर एक्सिस के P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, ध्यान से देखिए, तो माना r त्रिज्या का सर्कुलर लूप में I करंट प्रवाहित हो रहा है, देखिए I करंट प्रवाहित हो रहे हैं, एंड रिंग के सेंटर मतलब O से x डिस्टेंस पर हमने P एक बिंदु क्या किया, कंसीडर कर लिया, और कंसीडर करने के बाद उसी बिंदु पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की व्यंजक। तो ध्यान दे दोस्त, आपको करना क्या है, इस करंट कैरिंग लूप का यहाँ पे एक पोर्शन डीएल काटना है, एक पोर्शन यहाँ डीएल काटना है, और ये डीएल के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, जो फाउंडेशन आपको बताया गया था, और इसके कारण यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी इस डायरेक्शन में। समझ गए बात को? एंड दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएंगे, ये सबको पता है, क्योंकि ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ से दोनों की वैल्यू सेम आएंगे। कितना आएंगे डीबी का वैल्यू, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा बाई कितना 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यही आना है, इसीलिए डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर एंड इस डीएल का मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब ये इनके साथ सपोज करो थीटा एंगल बना रहे, इधर भी थीटा बना रहे हैं, तो इस डीबी का कितने कंपोनेंट टूटेंगे, 2 कंपोनेंट, एक परपेंड इधर टूटेगा बेस में, तो बेस में कितना, क्योंकि जिधर एंगल बनते उधर बेस होता है, तो उधर कॉस थीटा, इधर भी कॉस थीटा, ये कॉस थीटा
इस cos थीटा को कैंसिल आउट कर देंगे एंड इसका आपको वर्टेक्स में कंपोनेंट टूटेंगे, इसका cos थीटा सॉरी sin थीटा और इसका भी इधर sin थीटा। तो ये हुआ आपको dv sin थीटा। लेकिन यहाँ पे dv दो, एक कंपोनेंट इसका है एक कंपोनेंट इसका है, यानी 2 dv sin थीटा। तो अगर आप 2 dv sin थीटा लेंगे तो आपको इंटीग्रेशन अर्ध रिंग के कारण करना है। अगर आप dv sin थीटा यानी एक ही कंपोनेंट ले रहे हो तो आपको पूरे रिंग का लिमिट लेना है 0 से लेकर 2 पाई r तक। तो हम लोग को जो सुविधा होगा उसके अनुसार यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर नेट मल्टीपल इंटेंसिटी एक्सिस पर चाहिए तो आप b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ db साइन थीटा लेंगे और इसको करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 2 पाई r तक इंटीग्रेट। एंड एक चीज़ आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से यहाँ की सेपरेशन हो जाएगी अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या आपका r है एंड ये सेपरेशन x है। तो आराम से ये हाइपोटेनस आप फाइंड ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर सकते हो। तो आई होप आप ये सभी चीज़ें समझ गए होंगे। यही सेम आपको इंग्लिश में भी है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट जो मैंने किया है वो सभी कुछ यहाँ लिखा हुआ है कि माना r त्रिज्या के सर्कुलर रूट या रिंग में I करंट पास हो रही है। रिंग के सेंटर से x दूरी पर, सेंटर मतलब O से x दूरी पर P एक पॉइंट ऑब्जर्व किया जहाँ मल्टीपल इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करना है। पुनः माना dl लेंथ का एक करंट एलिमेंट है जो P से, dl लेंथ P से कितने दूरी पर, P से यहाँ P से होगा स्मॉल r, P से स्मॉल r, P से यहाँ स्मॉल r दीजिए, P से स्मॉल r दूरी पर हो। तो देखो P से कितना दूरी पर, स्मॉल r, तो कैपिटल त्रिज्या हो गया तो आपको देना है स्मॉल r। स्मॉल r दूरी पर हो तो बायो सेवर्ट के लॉ से, तो बायो सेवर्ट के लॉ से ध्यान देना है सब बच्चे को। यहाँ पे यहाँ देखो ये dl और यहाँ जो आपका r है dl उस तरफ होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनते हैं एंगल। इस आधार से यहाँ पे 90 डिग्री पुट किया गया है, देख लो ध्यान से, 90 डिग्री पुट किया गया जो एंगल dl और r के बीच बन रही है। एंड सेपरेशन आपको पता ही है, r की वैल्यू अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, उनका स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका dv का वैल्यू आ जाएंगे म्यू नॉट आई dl बाई 4 पाई इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंड नौ होल रिंग के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है पूरे सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण एक्सिस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो आप क्या करिए, आपको अभी मैंने बताया था कि आपको चाहिए B, तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिए dB साइन थीटा का, क्योंकि नेट तो वही है dB साइन थीटा। आपने 2 dB साइन थीटा लीजिए तो मैं कहूँगा रिंग को 0 से लेकर के कहाँ तक, पाई r तक ही इंटीग्रेट करना है। लेकिन अभी यहाँ 2 तो नहीं लिए, 2 नहीं लिए, तो यहाँ पे 2 पाई r तक, अर्थात पूरा सर्कुलर रिंग को इंटीग्रेट करना है। इसीलिए यहाँ पर हमने इंटीग्रेट, नेक्स्ट पेज में मैं दिखा रहा हूँ कि इंटीग्रेट मैं 0 से लेकर के इसको कहाँ तक करूँगा, 2 पाई r तक। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ dB साइन थीटा लिया है। तो अब बच्चों यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने उनमें से कांस्टेंट टर्म म्यू नॉट आई r अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 को कॉमन ले लिया और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक किया, 0 से लेकर के 2 पाई r तक।
डीएल का इंटीग्रेशन एल होता है, वहाँ पर 2πr घटो 0 तो 2πr हो जाएगा, और जो सब कैंसिल आउट होने वाला है उसे को कैंसिल कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर प्रूफ हो के आएगा b इक्वल टू μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। और x अलॉन्ग डायरेक्शन होगा जी ओ से किधर, पी की ओर, ओ से पी की ओर। ये जो आपका था एक्सिस, यहाँ ओ से यहाँ पी बिंदु था, तो उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ओ से किधर होगी, पी डायरेक्शन में। तो ये था एप्लीकेशन, एक अच्छा सा एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी करंट कैरिंग वायर के, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कारण कितना होता है, b इक्वल टू μ0 I r स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो आई होप आप सभी बच्चे इनको आसानी से कर पाओगे। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। चलो अब मैं इसे ही थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा कि अगर कॉइल में n टर्न हो, तो n टर्न हो तो आराम से उसी सूत्र में n से मल्टीपल कर दो। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। कंसीडर है सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियाई ए, यहाँ पर रेडियस, तभी रेडियस कैपिटल आर माना था, यहाँ स्मॉल ए मान लिया, विथ सेंटर ओ माना, कैरिंग करंट आई माना। सपोज पी इज एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स सेंटर ओ, ओ पी इक्वल टू एक्स। नो कंसिडर टू स्मॉल एलिमेंट, जैसा कि इससे पहले भी मैंने बताया था कि एक ऊपर कट कर लीजिए रिंग पर, एक नीचे कट कर लीजिए डीएल लेंथ के एलिमेंट ऑफ द कॉइल, इच ऑफ लेंथ डीएल एट सी एंड डी विच आर स्टेज एट डायमेट्रिकली अपोजिट एज। तो ये सिचुएटेड कर दिया, आप देख लीजिए आसानी से, और जो फिगर वहाँ था सेम यहाँ है। अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ की हेल्प से, तो दोनों जो डीएल काटे हैं, दोनों डीएल के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड निकल के कितना आएंगे, μ0/4π आइडियल बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आएंगे, ठीक है, इतना ही आएंगे। और मान लो कि इसको अगर इस डीएल के कारण यहाँ आया, इस साइड आया, तो ऊपर वाले डीएल के कारण इधर आएंगे, तो दोनों का वैल्यू सेम ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों को निकाला है, देखो दोनों सेम है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। एक डीएल के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दूसरे डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना ही, तो दोनों तो सेम है, डीवी और डीवी डैश दोनों सेम है, दोनों डीएल के कारण उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होंगे। एंड आप एक चीज़ और देखिए यहाँ से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किधर आ रही है, इधर, क्योंकि कंपोनेंट जो तोड़ेंगे तो इधर कॉस फाई, इधर कॉस फाई, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, बट साइन डीवी साइन थीटा दोनों कारण इधर टूटेंगे। तो आप दोनों में से कोई एक ले लीजिए और इंटीग्रेशन आप 0 से लेकर के कहाँ तक कर दीजिए, पूरा घूम जाइए 2πr तक। तो 2πr तक हमने यहाँ पे कर दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इट्स डायरेक्शन इज अलोंग पी एफ परपेंडिकुलर डी पी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, दोनों तो आपस में बराबर ही हैं, मैंने अभी जैसा कि बताया था। सी द कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग पी वाई एंड पी वाई डैश आर इक्वल, कंपोनेंट तो भी इक्वल है एंड अपोजिट, दे कैंसिल ईच अदर एंड द कंपोनेंट्स एक्टिंग अलोंग पी एक्स आर इन सेम डायरेक्शन सो दे एडेड अप। तो उन दोनों को आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन मैंने कहा अगर आप ऐड करोगे तो आपको इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से πr तक ही करना है, लेकिन हमने यहाँ पे ऐड नहीं किया। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड P ड्यू टू करंट थ्रू होल सर्कुलर करंट कैरिंग वायर इज गिवन बाय B इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB sin थीटा। इसमें कांस्टेंट टर्म को आप क्या करिए, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लीजिए। तो जैसे इंटीग्रेशन से बाहर निकलेंगे तो बचेगा आपको dl एंड साइन फाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो साइन फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था वहाँ पे a एंड हाइपोटेनस पुट कर दीजिए यहाँ पे, और जब रूट को हटाएंगे तो इसके पावर 1/2 करेंगे, 1/2 + 1 3/2 आ जाएंगे, यहाँ पे मैंने कर दिया है। एंड
वही सब कुछ वैल्यू को पुट करिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएंगे μ0/4 इंटू 2πa² अपॉन a² प्लस x² टू द पावर 3/2। तो ये हो गया आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पर। केस वेस सिंपल है, सेंटर पे पूछा जाएगा तो आप सेंटर पे जब भी पूछा गया इसका मतलब ये जो सेपरेशन एक्स डिस्टेंस पे लिए थे वो यहाँ पे 0 हो जाएंगे और ये 2 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, 2 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटर पर बी का वैल्यू μ0 I/2a। इससे पहले मैंने सिद्ध भी किया था ये चीज़। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर चलते हैं। तो ये 2 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बता दिए। अब इसके बाद हम आपको साइक्लोट्रॉन बताते हैं, लेकिन साइक्लोट्रॉन से पहले 2 कॉन्सेप्ट बताना होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। साइक्लोट्रॉन को समझने के लिए आपको मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड जानना होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट की जाए तो उसकी मोशन कैसा कैसा होता है, ये चीज़ आपको जानना है। व्हेन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स मूव इन पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट डज नॉट फील एनी फोर्स। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री 180 डिग्री, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, एंटी पैरेलल मतलब 180 डिग्री पर फेंकोगे तो वो चार्ज पार्टिकल्स पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। वो चार्ज पार्टिकल्स फोर्स की फील नहीं करती है, ये सभी बच्चे को पता होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री पर, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपने चार्ज पार्टिकल्स को भी इधर ही फेंका तो वो लीनियर मोशन करेंगे। 180 पर भेजोगे तो तब भी आपका चार्ज पार्टिकल्स लीनियर मोशन करेंगे। लेकिन ध्यान दें, अगर आप उसी चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर फेंकोगे तो वो सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगा। और इसी बेस्ड पर आधारित है आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड होती है और वहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल्स को 90 डिग्री पर भेजते हैं और वो करने लगते हैं वहाँ पर सर्कुलर मोशन। एंड आप लोग ये भी पढ़े होंगे वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर किसे कहते हैं? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर। ये दोनों प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं आपका साइक्लोट्रॉन। तो ये दोनों बात आप समझ गए होंगे कि साइक्लोट्रॉन को समझने के लिए आपको सबसे पहले चार्ज के मोशन को मैग्नेटिक फील्ड में समझना होगा। और आप समझ गए कि अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री पर फेंकेंगे, 180 डिग्री पर फेंकेंगे तो चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स नहीं लगता है, वो लीनियर मोशन करेगा। 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट की जाएगी तो वो कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा, जैसा कि मैंने यहाँ फिगर में दिखाया है। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करोगे तो वो कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है दोस्त, तो ये आप समझ गए होंगे। सेकेंड केस में कहा जा रहा है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स एट एनी एंगल। अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल्स को कहोगे कि सर ना तो 0 डिग्री पे भेजेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ना 180 पे, ना 90 पे, अदर एंगल से प्रोजेक्ट कर दी जाए तो कैसा मोशन करेगा? तो ये ऑब्जेक्टिव में अगर आपसे पूछी जाती है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स को 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 को छोड़कर अदर्स एंगल से प्रोजेक्ट की जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ तो वो कैसा मोशन करेगा? तो मैंने आपको पढ़ाया था और ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाने की संभावना है, तो आप याद रखेंगे हेलिकल मोशन करेगा। कैसा मोशन करेगा? हेलिकल मोशन। ठीक है दोस्त, तो हेलिकल मोशन करेंगे जो यहाँ पे मैंने दिखाया है, हेलिक्स मोशन।
तो आपको 3 चीज़ ध्यान रखना है। जब किसी चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री 180 डिग्री पर प्रोजेक्ट करते हैं तो चार्ज पार्टिकल्स कैसा मोशन करता है, लीनियर मोशन। एंड दूसरी चीज़, अगर आप चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट करोगे तो वो सर्कुलर मोशन करेगा। और तीसरी बात, अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री को छोड़कर अदर्स एंगल से प्रोजेक्ट करोगे तो वो करेगा हेलिकल मोशन, अर्थात सर्पिलाकार मोशन करना शुरू करेगा। ठीक है दोस्त, तो आप ये दोनों बात ध्यान रखना। चलिए, तो अब साइक्लोट्रॉन को आसानी से हम समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में पूछी गई थी। साइक्लोट्रॉन से आप क्या समझते हो, इसका सचित्र वर्णन करें। साइक्लोट्रॉन की डिफिनेशन है वो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से चार्ज पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी प्रदान किया जाता है, उसे ही अपना लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन। चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी प्रदान करते हैं या एक्सेलरेटेड कराते हैं, उनको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। ध्यान रहे कि हमारा साइक्लोट्रॉन सबसे कम मास वाले चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं करा पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन की मास सबसे कम होती है, इसीलिए उसे वो एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं कि आपका साइक्लोट्रॉन किस पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, तो आप आंसर कहेंगे इलेक्ट्रॉन को। तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज मतलब आवेशित कण है, बट उसकी मास सबसे कम है। हैवी मास वाले पार्टिकल्स को हमारा साइक्लोट्रॉन क्या कर पाते हैं, एक्सेलरेट और हाई वेलोसिटी दे पाते हैं। साइक्लोट्रॉन का खोजकर्ता हमारे D.H. लॉरेंस साहब थे। इन्होंने D.H. लॉरेंस 1934 में इनका खोज किया था। सिद्धांत है कि ये वेग चयनकर्ता अर्थात वेलोसिटी सिलेक्टर के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। वेलोसिटी सिलेक्टर क्या होता है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। अब नेक्स्ट इनका बनावट है। बनावट बहुत ही आसान है कि साइक्लोट्रॉन में डी आकार की आपको 2 कप लेना है जो मेटल की होती है, उसे आप डीज कहते हो। 2 डीज के बीच कुछ गैप छोड़ देना है और उस गैप्स छोड़ने के बाद D1 और D2 दोनों डीज के साथ आपको ऑसिलेटर को कनेक्ट कर देना है चित्रानुसार, जैसा कि ऑसिलेटर आपको यहाँ दिख रहा होगा। V वोल्टेज का ऑसिलेटर यहाँ पे कनेक्ट किया है एंड डीज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को आपको रखना है, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो आई होप आप यहाँ तक देख लिए हो और यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो इनको आप रिवीजन करके जाना, क्योंकि 2012 में पूछा गया साइक्लोट्रॉन है, तो हो सकता है 2021 में आपको साइक्लोट्रॉन पूछ लिया जाए। मैं एक बार जूम करके आपको दिखा दूँ। एंड वर्किंग में है, दोनों डीज के बीच चार्ज के सोर्स को रखने पर वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में त्वरित होकर डीज के अंदर प्रवेश करता है तथा मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत दिशा में होने के कारण सर्कुलर पाथ को ग्रहण करता है। क्योंकि 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो सर्कुलर पाथ को लेना ही पड़ेगा उसको। पुनः गैप में पहुंच सर्कुलर पाथ को ग्रहण करता है, पुनः गैप में पहुंच जाता है। इतने समय में ऑसिलेटर फील्ड की दिशा को उलट देता है। फलतः चार्ज पार्टिकल्स त्वरित होता है, एक दूसरे डीज में प्रवेश करता है, पुनः सर्कुलर पाथ को प्राप्त करता है। यह प्रक्रम बार बार होता है तथा चार्ज पार्टिकल्स बहुत अधिक वेग को प्राप्त कर लेती है। माना डीज की त्रिज्या r, चार्ज पार्टिकल्स का मास m एंड वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड e वेक्टर हो तो चार्ज बॉडी पर लगने वाला सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, mv²/r इक्वेशन फर्स्ट। एंड चार्ज पार्टिकल्स को यह सेंटीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से प्राप्त होती है, अतः मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी बी साइन 90 डिग्री, तो यहाँ 1 हो गया। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से वेलोसिटी कितना हो जाएगा,
वेलोसिटी हो जाएगा QBR/m, इक्वेशन थर्ड। एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला सभी बच्चे जानते होंगे, B = 2πr/T। और यहाँ पे पुट दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर कर दिए, थर्ड एंड फोर्थ को, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो R से R कैंसिल, एंड यहाँ से आपका फाइनल रिजल्ट जो है टाइम पीरियड का वो आ जाएगा 2πm/QB। यदि साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी n हो तो E = 1/2πQB/m। एंड यदि चार्ज बॉडी का ऊर्जा E हो तो कैनेटिक एनर्जी 12 mv² हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या कर देंगे आप, बराबर कर देंगे। जब दोनों को बराबर करेंगे तो आपको आ जाएंगे E = 1/m, अर्थात साइक्लोट्रॉन की जो ऊर्जा है वो चार्ज पार्टिकल्स के मास का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब साइक्लोट्रॉन की यूज क्या है, ध्यान से देखें। साइक्लोट्रॉन की यूज है चार्ज पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करने के लिए, चार्ज पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी प्रदान करने में, चार्ज पार्टिकल्स को हाई एनर्जी देने में। एंड साइक्लोट्रॉन की सीमा है, साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं कर सकता है क्योंकि उनके मास बहुत कम होते हैं। साइक्लोट्रॉन में निम्न ऊर्जा ग्रहण करने पर भी ये बहुत उच्च वेग से गति करती है। साइक्लोट्रॉन अनावश्यक कण जैसे न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर पाता है। इट्स ओके, आप साइक्लोट्रॉन कर पाओगे अब, ठीक है। Cyclotron, the cyclotron is a machine to accelerate charged particles or ions to high engine. It uses both electric and magnetic field in combination to increase the energy of charged particles. Cyclotron uses the fact that the frequency of revolution of the charged particles in a magnetic field independent of its energy. The particles move most of the time inside two semicircular discs like metal contain D1 and D2, which are called discs as they look like the letter D. जैसा कि मैंने वहाँ बताया था, यहाँ पे भी सिमिलर है, कुछ भी डिफरेंस है नहीं। और फिगर भी लाइक इससे पहले जो था वैसा ही है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है। चार्ज पार्टिकल्स आप देख रहे हो कि टारगेट के द्वारा आया है, और यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स अर्थात ओसिलेटर लगाया गया है। डी जो है D1 और D2। तो आप इस फिगर को अपने नोटबुक पर बना लें। एंड कंस्ट्रक्शन भी यही है। कंस्ट्रक्शन इनसाइड द मेटल बॉक्स द particles is shielded and is not affected by the electric field. The magnetic field, however, acts on the particles and makes it go round in a circular path inside a disc. Every time the particles moves from one disc to another, it is attacked upon by the electric field. The sign of the electric field is charge alternating in turns with the circular motion of the particle. तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वो पार्टिकल्स जो टारगेट के द्वारा उस डीज में आया, वो दोनों डीज में बारी बारी से जाते हैं। एंड दिस दैट द पार्टिकल्स इज ऑलवेज एक्सीलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इच टाइम द एक्सीलरेशन increase the energy of the particles as energy increase. The radius of the circular path increase, so the path is a spherical one. तो ये हमारे वर्किंग। अब इसके बाद हम वर्किंग की बात करेंगे। पॉजिटिव आयन और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, एग्जाम्पल हो गया आपका प्रोटॉन्स, are realized at the center P. They move in a semicircular path in one of the discs and arrive in the gap between the discs in a time interval T/2, where T is the period or revolution.
तो इस आधार पे आपको टाइम पीरियड आ जाएंगे 2πm/QB। इससे पहले इनका सोल्यूशन मैंने किया था, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट इसे लिख सकते हो। द फ्रीक्वेंसी VC इज कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टाइम पीरियड के इन्वर्स को क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। समझ गए ना? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज, यहाँ जो हमने लगाया था ओसिलेटर, वही है वोल्टेज का काम करता है। समझ गए आप? तो ये सभी चीज़ें, उसके बाद वेलोसिटी की वैल्यू आ गई QBR/m एंड R वहाँ पे आपका रेडियस है, और कैनेटिक एनर्जी वैल्यू 1/2 mv² Q² B² R² बाई 2m फाइनली आ जाएंगे, क्योंकि V का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर Q² B² R² बाई 2 कॉन्स्टेंट है, तो ये समानुपाती हो जाएंगे 1/m के। लिमिटेशन, cyclotron cannot accelerate uncharged particles like neutrons। न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स एक अनावेशित कण होता है, उसको ये साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट नहीं कर सकता। एंड ध्यान ये भी रखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेलरेट नहीं करेगा, बिकॉज उसकी मास सबसे क्या होती है? कम होती है। तो ये आपका वर्किंग सहित एंड कंस्ट्रक्शन सहित साइक्लोट्रॉन था। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से मेजर किया जाता है किसको? इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन बहुत ही श्योरली मेजर किया जाता है। एमीटर से ये बहुत ज़्यादा प्योर मेजरमेंट करने वाला डिवाइस होता है। एमीटर भी करंट की मेजर करती है, बट वो 99% करती है, ये 100% श्योर मेजरमेंट करता है। एक्यूरेंसी में ये नंबर 1 होते हैं। माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर करंट को भी आसानी से ये गैल्वेनोमीटर माप सकता है। इनका प्रिंसिपल है कि इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपीरियंस अ टॉर्क। ये टॉर्क के एक्सपीरियंस पर वर्क करती है। ओके, एंड इनका कंस्ट्रक्शन है आपको, द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल विथ मैनी टर्न्स विच इज फ्री to rotate about a fixed axis in a uniform radial, and the magnetic field there is a cylindrical soft iron core which increase strength of the magnetic field and make the field radial। ये फिगर हो गया आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। एंड इनके साथ में वर्किंग है कि व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल a torque act on it which can be given as टॉर्क बराबर NIAB। ये आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले जो टॉर्क आपको बताया गया था, तो टॉर्क में जो एक्सप्रेशन आता है वो n है, नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या, करंट है, और AB उस डायपोल की क्या थी? लेंथ थी। Since the field is radial by design, so we have taken sin theta equal to 1 this magnetic torque। तो यहाँ मैग्नेटिक टॉर्क आपको आ जाएगा, और स्प्रिंग कांस्टेंट अगर K मान लेते हो तो K phi इक्वल टू NIAB, एंड K यहाँ पे आपको कांस्टेंट हो गया, phi इक्वल टू NAB NBA बाई K इंटू I, hence the deflection produced is proportional to the current। तो ये करंट का फाई क्या हो जाएगा? हमारा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है? जब फाई में आई से डिवाइड किया जाता है तो इसे करंट सेंसिटिविटी कही जाती है, और इसका यूनिट होता है रेडियल अपॉन एम्पियर या डिवीजन अपॉन एम्पियर। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई में आई आर से जब डिवाइड किया जाता है तो ये वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाती है। इट्स ओके, आप यहाँ तक करोगे
और ये सब चीज़ें आपको फाउंडेशन में बहुत ही विस्तार से बताए गए थे। ठीक है, तो आप ये सब कुछ कर पाओगे। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को चलकुंडली गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन मैं हिंदी में फिर से आपको बता दूं, आपको फाउंडेशन बता दिया गया था बट मैं दोबारा बता देता हूं, आप एक बार रिवीजन जरूर करें कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक एक्टिव फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से सर्किट से करंट की वैल्यू को मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। और ये आइडियल एमीटर भी कहा जाता है क्योंकि एमीटर बहुत छोटे से करंट को मेजर नहीं कर पाती है, वो 99% श्योर मापता है, बट ये 100% श्योर करंट की वैल्यू को मेजर कर पाता है। ठीक है, सिद्धांत आपको पता ही होगा कि ये टॉर्क पर ही वर्क करती है। इससे पहले भी आपको बताया था कि वो टॉर्क पे वर्क करती है। जब किसी धारावाहिक कुंडली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो उस पर एक बल लागू होने अर्थात टॉर्क वर्क करती है और उसी सिद्धांत पे ये काम करता है। कॉइल वहाँ पे घूमना शुरू करता है। फिगर आप देख लीजिए, वहाँ पर जो फिगर था, ये भी फिगर, ये थोड़ा उससे डिफरेंट टाइप का है, मतलब सेम फिगर है। तो ये आप यहाँ पे लगा दो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रखा जिसे नरम लोहे के क्रोड के ऊपर तांबे की तार को कई टर्न में लपेट कर बनाया जाता है, जिसे चित्रानुसार मिरर एम, टोरेशन हेल टी एवं स्प्रिंग को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, आप फिगर में आप देख लीजिए, ये सब कुछ यहाँ पे लगाया गया है। क्या क्या काम है ना, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के अंदर एक कॉइल होता है। यहाँ आपका अंदर में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और इस पर तांबे के तार कई टर्न में लपेटे गए हैं। जो नरम लोहे के क्रोड के ऊपर तांबे के तार को कई टर्न में लपेट कर बनाया जाता है, जिसे चित्रानुसार मिरर हो गया एम, टोरेशन हेल्ड थर्ड टेंशन इसमें टी, ये स्प्रिंग चित्रानुसार उसको क्या किए, जोड़ दिए गए हैं। अब वर्किंग, माना कॉइल की लंबाई L है, चौड़ाई B, एरिया A और उसमें नंबर्स ऑफ टर्न्स N है, जिससे I करंट पास हो रही है। यदि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B हो तो उस कॉइल के AB पर जो फोर्स लगेगा, AB पर जो फोर्स लगेगा वो ILB साइन 0 होगा। AB पर जो फोर्स लगेगा AB वो 0 इसीलिए होगा कि इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ एंड ये लेंथ इधर ही है, इसीलिए 0 डिग्री होगा और उस 0 डिग्री को वहाँ आप पुट कर दीजिए। तो AB भुजा पर जो नेट टॉर्क वाला फोर्स होगा वो 0 होगा। एंड सिमिलरली BC पर फोर्स लगेगा I स्मॉल b कैपिटल B, क्योंकि यहाँ एंगल बन रहे हैं कितना, 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स यहाँ पर इसीलिए आ रहा है कि थीटा की वैल्यू I और वहाँ B जो है उस वायर की लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच डायरेक्शन एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सिमिलरली CD पर फोर्स 0 आएगा क्योंकि वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही है। एंड DA पे फोर्स आएंगे ILB अर्थात IBB, अप द प्लेन है ये। अतः कॉइल पर लगने वाला टॉर्क इक्वल टू फार्मूला IB कैपिटल B इंटू L होगा और इन्हें जब आप पुट करोगे तो आपका कॉइल पर नेट टॉर्क आएंगे NIAB। इस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। यदि स्प्रिंग में कांस्टेंट C मान लें या K मान लें तो टॉर्क बराबर C इंटू थीटा हो जाएंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट अब करेंगे तो थीटा का वैल्यू NAB बाई C इंटू I आ जाएंगे। अगर ये सभी चीज़ को कांस्टेंट मानेंगे तो थीटा I का समानुपाती अर्थात गैल्वेनोमीटर का जो विचलन होगा, डिफ्लेक्शन, वो करंट का प्रोपोर्शनल होगा। ये था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। धारा सक्रियता अभी मैंने बोला था थीटा में I से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, करंट सेंसिटिविटी। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बताया था, थीटा में IR से डिवाइड करेंगे तो आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी प्राप्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका यूनिट नंबर
4 का जितने सारे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था मैंने वो करवाया। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, साइक्लोट्रॉन, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से आपको एक करंट कैरिंग, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एक फिनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण एनी पॉइंट पर उससे आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की व्यंजक। तो ये 4 क्वेश्चन को आप रिवीजन करेंगे। समय कम रहने के कारण मैं थोड़ा फास्ट किया हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा ये 4 क्वेश्चन को एक बार 2 बार रिवीजन ज़रूर करना है। इट्स ओके। ये 2 मार्क्स में फ्लेमिंग बामहर्स्ट नियम थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठा को इस प्रकार फैलाई जाती है कि एक दूसरे के लंबवत रहे, तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र में, मध्यमा अंगुली विद्युत धारा में रखी जाए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करती है। अर्थात फ्लेमिंग की बामहर्स्ट नियम से फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट किया जाता है। एंड यही सेम है आपको इंग्लिश मीडियम में कि इफ़ वी स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द सेंट्रल फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द direction of electric current, motion of the positive charge, then the thumb represents the direction of force experienced by the charged particles। तो ये था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपको 2 मार्क्स में हो सकता है 2021 में पूछ लें, इसलिए इनको रिवीजन कर लीजिए। तो ठीक है, ओके, इट्स ओके। अब नेक्स्ट डे मैं यूनिट 5 स्टार्ट कर दूंगा, उसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फिर उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा।